दरअसल जो वर्गीकरण हुआ, कोटे में कोटा है, क्रीमी लेयर का है, लोगों ने समझना शुरू किया है कि इसका क्या, किसको फायदा मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे हमारी सुरक्षा होगी, कैसे विकास होगा। और समण संघ भी ये विचार करने लगा है कि अपने समणों को किस तरह से क्या रास्ता मिले, उनको क्या करना चाहिए उनको। अभी हाल ही में फैसले ऐसे भी आए, कुछ ऐसे लगे हैं, ऐसा इस साल पता चला कि भाई ये कुछ भारत बंद भी होने जा रहा है आगे। और समझ में ये नहीं आता कि भाई ये भारत बंद से जो कि एक आधे किसी ने, एक व्यक्ति ने, एक संगठन ने ये कर दिया कि भाई हमारा भारत बंद बचा देगा हमें, ये सोच लिया। यही तो समझने की बात है, समझ इसी बात में है। इसीलिए कंफ्यूज हुए हैं कि बचते कैसे हैं, कैसे बचते हैं, अधिकार कैसे बचेंगे और हम कैसे बचा पाएंगे, आगे का भविष्य हमारा क्या रहेगा। ये बात समझ नहीं आती सही ढंग से। समर संघ तो ऐसा सीधा कहता है कि इकट्ठा होंगे तो अपना सब कुछ बचाने में समर्थ होते हैं, होंगे, और जरूर होंगे, श्योर होंगे। पर जो लोग इस तरह का फैसला बिना सोचे समझे ले रहे हैं कि हमारा जो है बंद कर रखने से, धरना देने से, प्रदर्शन देने से सब कुछ बच जाएगा, ये क्या चीज है, क्या बात है। इसी बात पर जो है आज एडवोकेट्स की राय से पता चलेगा कि क्या ये होता है, क्या समर संघ इस तरह से, या समर लोग, समर समाज इस तरह से सुरक्षित हो पाएगा, क्या वो अपनी शिक्षा को, व्यापार को, अपने समाज को बचा पाएगा, या अपनी संस्कृति को वो समृद्धशाली कर पाएगा, क्या रख पाएगा। समृद्धशाली तो पहले से ही है, क्या रख पाएगा अपनी संस्कृति को, क्या जो हम लोग भूल गए हैं क्या हमें वो याद आ पाएगा, क्या हम महासमणों ने, हमारे महापुरुषों ने जो हमें रास्ता दिया, वो किस तरह से हम याद कर पाएंगे। जो हमारे दिमाग से अब जो है ढोंग पखंड के बातें होती हैं, चलती हैं, हमारी सोच में आ गई, हम कैसे निकल पाएंगे। ये बातें जो है अब आने लगी हैं। हमारे बच्चे, जो जो बच्चे टैलेंटेड बच्चे हैं, जो इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं, क्या वो बच्चे जो है किसी तरह से अपने आप को कुछ जो है अपना खाने पहने ओढ़ने या कोई अन्य प्रकार की सुविधाओं को ले पाएंगे, या उनमें रह पाएंगे। ये बातें जो है कंफ्यूजन में आई है, इसको कंफ्यूज हो रहा है समाज। इसी बात को आज जो है चर्चा में जो आ रही है, जो आनी है, इसी से हमें पता चलेगा। और मेरा विचार ये है, मेरा अपना समझना ये है कि हमें जो कि इस तरह से वर्गीकृत किया गया, जो हमें अभी कोटे में कोटे की बात होने लगी है, उससे मिलना है, या क्रीमी लेयर की बात हो जाएगी। एक तरफ जो है क्रीमी लेयर इतना ज्यादा होता है, इतनी ज्यादा क्रीमी क्रीम होती है, और दूसरी तरफ जो है, जो समाज अभी अपने इस लायक हुआ है, कुछ अपने घर बार बना लिए, कुछ अच्छा पहनने लग गया है, कुछ खाना जो है खाने लग गया है, या अपने जो हमारे जो हमारी संविधान है उसके अनुसार उसको कुछ अस्वस्थ हुआ है, कुछ जो है उन लोगों के जिनके हाथ में संविधान है उन पर कुछ आश्वासन आया है, या उनको लगने लगा है कि नहीं कुछ हमें सामाजिकता में या समाजवाद की बात या लोकतंत्र की बात हमें देखने को मिलेगी। उससे जो है उस पर जो है ये सोच विचार बढ़ गया है। ये समाज चल पड़ा किधर को चला दिया, किधर को चला जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा। जो हमारा पहले से ही, ना तो हमारे जब पोस्टें निकलती थी वहां पर लगा दिया जाता था नॉट फाउंड सुटेबल, यानी इन एलिजिबल कर दिया जाता था, अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। अब जो है वो पोस्टें खाली रह जाती थी, बैकलॉग खत्म कर दिए गए, तो अब कैसे भरे जाएंगे वो। और जब हमारे कुछ लोगों ने जिनको एजुकेशन मिली थी, या जिनके मदर फादर जो एजुकेशन में रहे या अच्छी जॉब में आ गए, जिन्होंने एजुकेशन ले ली, उनके बच्चे जब वो अक्षर पढ़ने लिखने लग गए और वो भी अपनी योग्यता दिखाने लग गए, अब क्या होगा कि वो जो हमारे अभी जिनके पास जो है अभी रहने के साधन नहीं है, उनको मिलना चाहिए, मिलेगा, उनको मिलना चाहिए। समर संघ बड़ा खुश है, समर खुश है कि उनको मिलना चाहिए, पर मिलेगा कैसे।
जब बैकलॉग ही खत्म हुए पहले के, जो बैकलॉग खत्म कर दिए गए, अयोग्य घोषित कर दी जाती योग्य होने के बाद भी, ये बात जो है हमें समझ नहीं आती कि अब किस तरह का हमारा जो विकास होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे बच्चे जो है यह हमारा इंटेलेक्चुअल समाज बनेगा, कैसे एनालिसिस करने वाला समाज बनेगा। इसी के बाद साथ में अपनी बात खत्म करता हूँ। संगनमामि, जय भीम। कहता समर्थन करते हैं, कोई कहता विरोध करते हैं, तो ना हमें इसका विरोध करना, ना हमने इस चीज का समर्थन करना, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें हमें लड़वाने का काम है, सभी को पता है, ये बातें समझ आ रही सबको। और दूसरी बात कह रहे क्रीमी लेयर है ही कहाँ, अगर हमारे पास तो टोंड का दूध आ रहा है, तो टोंड के दूध में तो क्रीम आती ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि हमारे को अभी तक कुछ मिला ही नहीं है जो कि क्रीमी लेयर की लागू कर रहे हैं। ना हमारे पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है, ना हमारे पास कोई फैक्ट्रियां हैं जो कि भाई हमारे, या हम कोई इतना बड़ा, हमें पूरा का पूरा रिजर्वेशन मिल गया अब तक 74 साल में, तो हमें अभी तक कुछ नहीं मिला। हमने भी यहाँ पे एक दो चार बंदों को, जो बड़ी बड़ी संस्थाओं के जो अध्यक्ष हैं, जो प्रधान है, उनको मैंने भी आज कॉल किया है, उनको बोला है कि भाई मतलब समाज में गैर कल को कोई ऐसा ना हो कि हम आपस में भाई भाई लड़ते रहें और हमारे जो हिस्सा है वो दूसरे खाते रहे। तो हमारा इनका मेन मोटो तो यही है, हमें लड़वाने का। तो हम भी एक मीटिंग रखी है और इसको हम मतलब उनको मना करेंगे कि भाई इसका समर्थन ना करें ताकि कोई ऐसी अराजकता ना फैल जाए। तो इसलिए हम जितने भी हमारे से जो बात बन पा रही है, और जितने भी मान ले जो जिनको लगता है कि भाई आज तक जिनको नहीं मिला हक, उनको वाकई में मिलना चाहिए। लेकिन ये हक मिलना चाहिए था जनगणना के बाद, जाति जनगणना होती और उसके बाद पता चलता कि कितने लोगों को क्या नहीं मिला, क्या मिला है अब तक। तो जो वंचित, जो हमारे 80 समाज में जो जातियां रह गई हैं, उनको मिलना चाहिए। कोई कोई बुरी बात नहीं है, कहीं चाहे भलाए उनको पॉलिटिक्स में हो या सर्विस में हो, जबकि सरकारी सर्विस 2% है। अब 2% सरकारी नौकरियों के पीछे कितना मारा मारी है, ये हम सबको पता है। और इतने बड़े बड़े जो बच्चे पढ़ पढ़ के ओवर एज हो गए, उनको सर्विस नहीं मिल रही। तो ये तो सिर्फ एक झूठा लुभावना, मतलब ये चीजें देते हैं। ये पूरी ये जो सरकार है प्रेजेंट में, पिछले 10 साल से सिर्फ ये टेस्ट कर करके देखती है कि कितने लोग अभी जिंदा बचे हुए हैं, कितने लोग अभी सोचते समझते हैं कि कितने, मतलब क्या क्या भलाए आपको किसानों का आंदोलन ले लो या SC/ST एक्ट ले लो, फिर ये ले लो, या के ओलंपिक खिलाड़ियों के विरोध लो। मतलब इन्होंने कुछ काम नहीं करना, इन्होंने सिर्फ ऐसे टेस्ट कर करके देखना है और जनता को डिवाइड एंड रूल करके इनको आपस में लड़वा के मार देना है। सिर्फ मेरा यही कहना है कि इस भारत बंद का 21 तारीख वाले का आपस में हम भाई भाई ना लड़े और अपने आराम से इसके खिलाफ अगर हमने काम करना है तो हमने ये करना चाहिए कि भाई अभी तक हमारी बैकलॉग क्यों नहीं भरी, जो हमारे बच्चे एजुकेशन में वजीफा मिलता था वो क्यों नहीं मिल रहा, PhD वाले बच्चों की सीट कम क्यों कर दी। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। और जो असली BPL कार्ड के जो जिनको मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा, या EWS में वर्गीकरण क्यों नहीं है। मतलब जो मेन जो हम या इतनी सारी एट्रोसिटी हमारे पे क्यों होती है, क्यों ना हम इनको 9वीं सूची में डलवाएं संविधान की। तो जो हमारे पास मेन काम है हमें वो काम करने हैं। ऐसे ही हमें अपनी एनर्जी, अपना समय बर्बाद नहीं करना बेफालतू की बातों में। और संघ ने मुझे बोलने का मौका दिया, संघ का बहुत बहुत साधुवाद। अगर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है रिगार्डिंग SC/ST इश्यूज, 3 दिन से हमारा चर्चा चल रहा है। तो ये 100 आदमी, हम 100-150 आदमी जुड़ते हैं, इसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिखाई दे रहा है। ये एक सैंपल है, 100 करोड़ आदमी के अंदर क्या होगा। एक्चुअली ये गवर्नमेंट का भी सैंपल है। गवर्नमेंट ने जब कुछ निर्णय नहीं ले सकता है तो वो ढकेल देता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। ये बैकडोर से डिसीजन है वुमन लोगों का। जैसे आसाम के जो NRC है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे करके 20 लाख लोगों को तकलीफ में डाल दिया। और हमारा जो ये वर्डिक्ट है, ये वर्डिक्ट तो शुरुआत है। किसका लाभ किसका नुकसान ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जैसे पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जो जब बेचना चाहता है किसी गवर्नमेंट सेक्टर को, तो पहले बोलता है 5% शेयर बेचेंगे, उसके आगे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ऐसा करके अगर
सारे के सारे 50%, 40% बेच दिया। ये हमारा SC/ST के ऊपर सीधा हमला तो नहीं कर सकते, वो कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है। तो इसीलिए घुमा फिरा के हमें एक दूसरे से दुश्मन बनाने का ये जो षड्यंत्र है यही है। और हमारा जो स्ट्राइक वाला आइटम है इस सिलसिले में, वो भी कोई इमेच्योर आदमी का ही डिसीजन होगा, या नहीं तो बमन लोगों का ही सैंपल टेस्टिंग होगा, जो वही खुद डाल दिया स्ट्राइक के बारे में। कौन दिया, किसने दिया, कुछ अता पता नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है। और ये रिजर्वेशन के बारे में जो है वो डिफरेंट स्टेट अलग अलग सिचुएशन होता है, हर राज्य का एक सिचुएशन नहीं होता है। और एक बात है, जो रिजर्वेशन लागू ही नहीं हुआ, 20 लाख बैकलॉग अभी भी पड़ा हुआ है देश में, कोई गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। और इश्यूज जो है वुमेन का वो चेंजिंग हो रहा है, ये इशू आ गया तो दूसरा आ गया, और दूसरा आ गया तो तीसरा आ गया, वो घुमा फिरा के हिप्नोटाइज करते जा रहा है हमारा सारे के सारे कंट्री के लोगों को। तो ये भी एक चाल है, ये चाल में हम नहीं फंस जाए, इसीलिए पहले इकट्ठा हो, सब एक साथ आए, एक साथ आके मिल बैठ के कोई डिसीजन होगा तो होगा, और नहीं तो ये स्ट्राइक वाला जो सिलसिला है वो किसने दिया, कौन दिया, बमन लोगों ने दिया या हमारा समन भाई बहन कुछ इमेच्योरिटी के लिए दिया, वो पता नहीं। लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं होगा तो फिर मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाएगा, ये भी ध्यान में रखना है। तो पहले काम है जो जोड़े एक साथ चले, और ये सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो उसमें भी बहुत सारे पहलू होगा, जो हमारा एडवोकेट्स है वो ध्यान से पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव मामला है, ये कोई ऐसा तो है ही नहीं जो हमारे पास पैसा के चक्कर में रिजर्वेशन बाबा साहेब ने दिया था, मॉनिटरी कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, ये रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसमें हमारा ध्यान रखने का ये जरूरत है, और एक साथ रहने का भी सबसे ज्यादा जरूरत है, यही मुझे कहना है। संगनामी सर। संघ ने मुझे समय दिया, बहुत बहुत साधुवाद सर। जी 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 सर, जैसा कि काफी लोगों ने विचार रखे हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट का सर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है सर ये। दूसरा ये कि उन्होंने क्या है कि इनको स्टेट पे छोड़ दिया है। अब स्टेट क्या है, स्टेट उसकी जातिगत जनगणना करेगा, और ये जातिगत जनगणना होना कोई ये छोटा मोटा काम नहीं है, काफी दसियों साल से लटका पड़ा है मामला जातिगत जनगणना का, इतना आसान काम नहीं है। और ये इसको ऐसे ही छोड़ दिया है, आगे कुछ किसी को मिलने वाला नहीं है। जातिगत जनगणना करना स्टेट के बस की ये कोई काम नहीं है, ये आसानी है, क्योंकि ये हमें क्या है कि हमको बांटने वाला काम करा है, और इससे मिलना कुछ नहीं है किसी को। अभी हमारे कुछ जातियां आपस में कुछ गर्व कर रही हैं, कुछ ये कर रही हैं कि भाई अच्छा नहीं हुआ। तो एक बात बताओ कि जिन जातियों ने प्रयास किया, वो उन जातियों ने पढ़ाई करी ना, अपने महापुरुषों के रास्ते पे चले, ढोक पाखंड को नहीं ढोया उन्होंने। अगर सभी जो हमारी SC की जातियां हैं, अगर उन अपने महापुरुषों के रास्ते पे चलती तो वो भी अग्रसर होती। तो आज ये यहाँ पे संघ में बैठ के थोड़ी कहना पड़ता है कि भाई ये अच्छा करा है, हम पीछे रह गए थे या हम आगे रह गए थे। महापुरुषों के रास्ते पे चलोगे तो भाई आगे बढ़ोगे। महापुरुषों ने कहा कि इकट्ठे रहो, संघ में आओ, लेकिन हम उन चीजों को मान नहीं रहे, हम बमनों की बातों को मान रहे हैं और अलग अलग बट रहे हैं। बस मेरा इतना कहना था, अगर मेरे उससे किसी को आघात पहुंचा हो तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ, संघ मुझे माफ करे। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, जो उन्होंने जजमेंट दिया है, ये पहले तो इकोनॉमिकली है ही नहीं। ये तो हमें अछूत होने पे बाबा साहब ने SC ST OBC में मतलब डाला था। दूसरी अनटचेबल जो जातियां थी उनके लिए है, और दूसरी अभी जो गवर्नमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, ये केवल हमें आपस में भिड़ाने के लिए दिया है, क्योंकि उनसे उनका वोट बैंक भी बनेगा और उन्हें नौकरियां भी मिल जाएंगी। क्योंकि हम लोगों को बांट के वो क्या करेंगे, बाद में ये कहेंगे देखो जो SC लोगों से नहीं, मतलब जो एप्लीकेबल नहीं हुआ है उसकी जो जगह खाली है उन्हें जनरल से भर दिया जाएगा। और ऐसी जो सब कैटेगरी बनाएंगे क्रीमी लेयर वाली, उनमें भी कह देंगे भाई आप लोगों में तो ये मिल नहीं रहे हैं कैंडिडेट, तो हम इन्हें भी मतलब जनरल से भर दिए जाएंगे। तो हम लोगों को मतलब चौतरफा नुकसान किया जा रहा है।
और हम जितने भी समर संघ के लोग हैं आपस में जुड़े, बात करें, संगठनों से बात करें कि इसके कोई बहकावे में ना आए। तो हम तो ना तो इसके समर्थन में है और ना ही इसके विपक्ष में खड़ा होना चाह रहे हैं सर। दूसरी चीज कि जो अभी यदि गवर्नमेंट को करना है, सुप्रीम कोर्ट लागू करना चाहे, पहले तो जातीय जनगणना कराए, या जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं हर स्टेट को गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देना चाहिए कि वो प्रोफेशनल जो कोर्स है उन्हें मतलब फ्री करे। अब कोई फीस इतनी बढ़ा दी है, कोई बच्चा इंटर करने के बाद में कोई प्रोफेशनल कोर्स कर नहीं सकता। बीटेक की फीस है वो बहुत ज्यादा, तो जब वो पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से वैकेंसी भरी जाएंगी? बैकलॉग गवर्नमेंट नहीं भर रही। तो ये सर केवल षड्यंत्र कर रही है गवर्नमेंट, और कुछ नहीं कर रही है। और गवर्नमेंट नहीं बोल रही, सुप्रीम कोर्ट की तरफ डाल देते हैं जो मतलब सरकार को नहीं करना है। तो हम मेरा तो सभी से निवेदन है कि हम आपस में जातीय मतलब जाति के आधार पर ना बंटे, क्योंकि हम SC ST सभी एक ही समान है। बहुत चर्चा चल रही है। देखो, जो भी क्रिया होती है और जो भी काम होता है, संघ का काम होता है कि उसको अपने फेवर में लें, रिजल्ट हमारे पक्ष में आए। आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और जो 21 अगस्त का जो आह्वान किया है भारत बंद का, वैसे तो व्यक्तिगत रूप से कहें तो हम न पक्ष लेते हैं न विपक्ष में हैं, लेकिन यदि भारत बंद कर रहे हैं तो हम जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन लोगों को एक बहुत अच्छी चीज है कि हमारे लिए तो बहुत अच्छा काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और हमें तो उस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने शुरुआत की है कि भाई जो नौकरियों में लगते आ रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। तो हमारी पहली मांग होनी चाहिए, जो 2500 साल से नौकरियों में डटे हुए हैं, जो कोर्ट में जज बने हुए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बने हुए हैं, तो ये जन आंदोलन जो 21 अगस्त का है, इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए हमें। और जो भाई जो पीढ़ी दर पीढ़ी जज बन रहे हैं उनको रोका जाए, और जो मंदिर माफी में बैठे हुए हैं जाति के आधार पर, उसको आर्थिक आधार पर मंदिर के पुजारी बनाए जाए। मंदिर माफी की जितनी भी जमीन है उनको आर्थिक आधार पर दिया जाए, किसी जाति के आधार पर नहीं दिया जाए। इसके अलावा जो जाति के आधार पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पद हैं, जैसे ट्रस्ट हैं, बहुत सारे CA के पद हैं, बहुत सारे कैबिनेट के पद हैं, वो जो जाति के आधार पर दिए रह जा रहे हैं, सबको जाति के आधार पर रोक करके और आर्थिक आधार पर दिया जाए। हम भी समर्थन करते हैं, भाई जाति को खत्म कर दो। जाति का नाम से कोई भी नियुक्ति नहीं होगी, जाति के नाम से कोई भी ऊंच नीचता नहीं होगी, जाति के नाम से कोई अत्याचार अनाचार नहीं होगा। ये तो हमारा आंदोलन होना चाहिए बहुत बड़ा, और हमें इसका समर्थन करना चाहिए। और सबसे बड़ा काम हमें मिल गया है, और संघ को तो बहुत बड़ा काम मिल गया है कि ये जो जाति को छोड़ करके भाई जाति को खत्म करो, और ये जाति के नाम से जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये पद भरे जा रहे हैं मंदिरों के, कोर्टों के, इनको रोका जाए, और इसको बहुत बड़ा आंदोलन बनाना चाहिए हम लोगों को सर। मैं बस इतना ही कहकर संघ से माफी चाहता हूँ। संगं नमामि, संगं नमामि सर। संगम नमामि सर, और सभी को जय भीम। मैं सर भूपेंद्र सिंह, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूं। मैं राजकीय इंटर कॉलेज कुंडीपुरा में फिजिक्स लेक्चरर हूं सर। और मैं ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, बिल्कुल जो पिछले भाई कह रहे थे, ना तो हम इसके समर्थन में हैं और ना ही हमें इसका कोई विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो सामाजिक मुद्दा है और इसको आर्थिक बनाया जा रहा है। अगर हम जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पर बात करें, तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो सभी के लिए होना चाहिए। तो हमें एक मौका मिला है बहुत बढ़िया, हम इसका विरोध ना करें, हम इसका प्रोस्पेक्टिव बदलें, ताकि जो हमारा समाज, हमारी सरकार इसे विभाजित करने की कोशिश कर रही है उसमें वो नाकामयाब हो सके। क्योंकि अभी भाई ने बताया है कि हमारी जो भागीदारी है वो बहुत कम है, जो हमारे हिस्से में आया है वही हमें नहीं मिल रहा है। तो ये क्लासिफिकेशन हम लोगों को आपस में लड़ाने के लिए किया गया है। तो हम लोगों को समझना है कि हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं। और अगर हम दोनों नजरिए की बात करते हैं सर, जिसको ये आरक्षण नहीं मिला है
तो वो इसे अच्छा बताएगा, और जिनको पीढ़ी दर पीढ़ी वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं वो इसके नुकसान गिनाएगा। तो मेरे ख्याल से हम दोनों को चीजों को बैलेंस करके चलेंगे तो ही ये इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ सकते हैं। क्योंकि अभी भाई ने भी बताया है और लोगों ने भी बताया है कि कुछ उच्च पदों पर और बड़े बड़े पदों पर हमारी हिस्सेदारी है ही नहीं। असल में ऊंचे पदों पर हमारी हिस्सेदारी है नहीं, नीचे वाली पर ये क्लासिफिकेशन कर देंगे और नॉट फाउंड सुटेबल करने के बाद ये सारी वैकेंसीज फिर से सामान्य से भर दी जाएंगी। तो मेरा सभी से आग्रह है कि हमें यह विचार भी करना चाहिए कि आखिरकार ये जो मुद्दा आया है वो क्यों आया है। मुझे जो लगता है, मुझे ये लग रहा है कि जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो समाज में बदनाम हो चुके हैं कि वो पे बैक टू सोसाइटी पर काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग पे बैक टू सोसाइटी पर काम करें, हर व्यक्ति समाज के लिए काम करेगा, जो पीछे हमारे नीचे जो मजदूर तबका है उनके बच्चों के लिए पढ़ाई मुहैया कराने की कोशिश करेगा, उनकी थोड़ी सी हेल्प करेगा, तो मेरे ख्याल से इस असमानता को हम दूर कर सकते हैं खुद भी। लेकिन हम खुद तो कुछ करना नहीं चाहते, और नौकरी पेशा होने के बाद भी हमारे पीछे जो लोग रह गए हैं उनके बारे में सोचना नहीं चाहते, तो इस प्रकार के डिसीजन सरकार नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उनको कराएगी। तो मेरा आग्रह है सबसे कि हम लोग पे बैक टू सोसाइटी पर काम करें, ताकि समाज में जो लोग पिछड़े हुए हैं वो भी हमारे साथ खड़े हो सके, और ये नौबत ही ना आए कि कोई इस जो निर्णय है वो इसका विरोध करे या इसके समर्थन में रहे। हम सभी साथ रहें और अपने हक और अधिकारों की लड़ाई हम लगातार लड़ते रहें। मैं कई दिनों से कई जो नेता टाइप के लोग हैं जो इधर वकालत कम करते हैं, नेतागिरी ज्यादा करते हैं, और कई ऐसे लोग जो वीडियोज वगैरह बनाते रहते हैं या जिनके छोटे छोटे संगठन वंगठन हैं, उनके स्पीच भी सुन रहा हूँ, उनके ऑनलाइन कार्यक्रम में भी जा रहा हूँ, और जहां से जो चीज मिल रही है उसको देख रहा हूँ। तो मेरे को ना उस समय की याद आ गई जब सरकारी कर्मचारियों के अगेंस्ट में ओएम आए थे, और उस समय हलचल मची, कोर्ट में गए, कोर्ट में वकील खड़ा किया, उसके बाद में फिर और भी केस आए, उसके बाद भी कोर्ट में गए। अच्छा, हर बार जितनी बार भी वो कोर्ट में जाते थे पैसे इकट्ठे करते थे, बाद में आके यही कहते थे जी कोर्ट सुनती नहीं है, हमको सुप्रीम कोर्ट में वकील भी करना पड़ता है तो उन्हीं का करना पड़ता है, हमारे वकील की कोई फेस वैल्यू नहीं है, हमारी बात नहीं सुनता। अभी भी मैं बहुत लोगों से सुन रहा हूँ तो कह रहे जी हमको तो कोर्ट में सुना ही नहीं गया, हमें तो आधे दिन में निपटा दिया, 4-5 दिन बहस चली, हमारे आर्गुमेंट नहीं है। किसी ने, वकील ने वहां रिव्यू पिटिशन भी लगा दिया आज, और फिर वो कह रहे हैं जी इसको देखना हो तो इसका जो आधार है वो इंदिरा साहनी केस है पुराना। फिर वो बार बार कह रहे हैं जी पिछली बार इंदिरा साहनी केस में ना एससी थे ना एसटी थे, और उन्होंने एससी एसटी पे जजमेंट दे दी, हमने उसमें कोई पार्टी नहीं, उसमें कोई बात नहीं, केस की डायरेक्शन नहीं। ये हमें पता भी था क्योंकि इसमें इन्वॉल्व थे, देखते रहे। अभी भी वो कह रहे हैं जी कि एसटी का तो जिक्र भी नहीं था इसमें, इसमें एसटी को ले लिया, क्रीमी लेयर का तो जिक्र भी नहीं था, इसमें क्रीमी लेयर को ले लिया। मतलब सारी जो पिक्चर है वो रिमाइंड हो रही है, डिट्टो रिमाइंड हो रही है। और जो एट्रोसिटीज एक्ट आया था वो भी ऐसी आया था कि जबरदस्ती उसमें, जबरदस्ती मतलब मांगा किसी ने, कोई फैसला नहीं हो, जबरदस्ती उसमें दे दिया। तो हमारे जितने लोग हैं, कैसे भी हैं, चाहे चाहे वो पढ़े हैं, लिखे हैं, वकील हैं, जज हैं, जो भी हैं, जो भी इंटेलेक्चुअल हैं, देखो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो इंटेलेक्चुअल नहीं, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैं इसको बड़े जोरदार शब्दों में, क्योंकि अगर सारे लोग नाराज भी हो जाएं तो भी मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि हमारे लोग बेवकूफ हैं, और वो उनकी डिसीजन लेने की क्षमता, उनकी एनालिसिस करने की क्षमता और इकट्ठे होने की क्षमता तो जीरो है ही, तो सब पे संदेह है। मतलब बार बार जूते खाते हैं और फिर बार बार वही काम करते हैं जूते खाने के बाद, कि मेरे तो पैर सूज गए, मेरे तो पिछवाड़ा सूज गया, मेरे को तो इतनी जोर से मारा और इसने जूता गलत मारा,
इसका जूता गंदा था, इसका जूता चमड़े का था, इसका जूते में वो जो कील है वो टंगी हुई थी, इसने जूता भिगो के मारा। मतलब जूते का विश्लेषण कर रहे हैं। जूता मारा उसका नहीं हो रहा है, वो बार बार खा रहे हैं उसका नहीं हो रहा, पर जूते का विश्लेषण चल रहा है। भाई तुमको समझ कब आएगी जब तुम बार बार कहते हो कि हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा जुडिशरी में कुछ नहीं है, हमारा लेजिस्लेटिव में कुछ नहीं है, हमारे एमपी नहीं बोलते हैं, हमारे जो नेता है वो सब एक मत नहीं है, एक कमांड में नहीं है, हमारी शक्तियां बिखर रही हैं। कब समझ में आएगी तुमको? पर हर बार जूते, फिर वो अगली बार कहते हैं इस बार जूता बदल गया, इस बार लाल रंग का था, इस बार ऐसे घुमा के मारा, और फिर बड़ी चतुराई से उसका वर्णन करते हैं और 10-5 दिन वर्णन करते हैं, फिर बैठते बैठते भूल जाते हैं, फिर कोई नया जूता आता है। मतलब जूते खाने का विश्लेषण करने का कंपटीशन चल रहा है। तो मैं इसको कह भी सकता हूँ, इसका वीडियो भी बना सकता हूँ, क्योंकि मंचों पर तो लोग बुलाते नहीं मुझे, क्योंकि इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि बहुत कड़वी बात बोलता हूँ और बिल्कुल सटीक होती है, काट कोई सकता नहीं। सारा हमने एनालिसिस करने के बाद में, सब कुछ करने के बाद में ये सीखा कि भाई अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करना है। ये चीजें आएंगी जाएंगी, ठीक है, हमें जानकारी के लिए रखनी है, पर हमें जुड़ने जोड़ने का काम बढ़ाना है और किसी भी हालत में हमें डायवर्जन नहीं करना है। और वो डायवर्जन का सामान देते रहते हैं, कभी मूर्ति हटा देते हैं, कभी कहीं कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। भारत का जो SC ST का जो सिनोरियो है सरकारी कर्मचारियों का, उसकी जो संख्या है वो बहुत कम है, उससे कहीं कोई असर नहीं पड़ने वाला लोकसभा में या मतों में, क्योंकि उनकी परसेंटेज बहुत कम है। भारत के जो अधिकतर लोग हैं, समण जो है, उनमें OBC भी आते हैं, उनमें SC भी आते हैं, उनमें ST भी आते हैं, उनमें बहुत सारे लोग आते हैं। सरकारी कर्मचारियों की वैसे भी स्थिति खराब है। पंजाब के अंदर जहां ये केस आया हुआ है, पंजाब के लोगों को अकल ही नहीं है। अभी बहस हो रही थी उस पे, मैंने कहा भाई तुम लोग इतना ज्यादा उछल रहे और कूद रहे हो, वो एडवाइज आई है, अभी स्टेट करेगी, उसमें जिसको मिलेगा मिल जाएगा, ले जाना। पर तुम इतने ही ज्यादा काबिल थे और इतनी तुम्हारी संख्या वहां है, तो तुम दोनों मिलकर सरकार बना लेते। तो तुमको आपस में मिलकर सरकार बनाने का सेंस नहीं है, तुमको आपस में मिलकर सरकार का काम करने का या सारे दिखा लेने का सेंस नहीं है। तुम्हें वही आदत पड़ी हुई है कि किसी के दरवाजे पे जाके हमको 2 रोटी मिल जाए झूठी, एक टुकड़ा मिल जाए झूठा, वही आदत पड़ी हुई है। तुम कहते हो कि हम 50% है पंजाब में, तो तुम्हारी अकल कहाँ है? तुम्हारी अकल जूतों में है, तुम्हारी अकल घुटनों में है। तुम सत्ता ले लेते, तुम तो जजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम आपस में मिल जाते, 50-50% पूरा बजट बांट बांट लेते। पर वो सोच को ना तो कोई उसको होने देता है, वो अपना शोषण कराते हैं और लगातार शोषण करा रहे हैं और पूरे देश का शोषण कराने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, और ऊपर से उल्टी सीधी बहस कोई ना कोई बेवकूफ सा कर जाता है। तो समन संघ ना बेसिकली बड़ा है। समन संघ सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं है। समन संघ सरकारी नौकरियों के झूठे झगड़े में पड़ने को तैयार नहीं है। अगर समन संघ भी उनके झांसे में आ जाता है, उनके एजेंडे में लग जाता है, उनके एजेंडे में अपनी एनर्जी लगाता है और अपना एजेंडा भूल जाता है, तो फिर हमारी कहीं कोई उम्मीद नहीं है, फिर हमारी कहीं कोई गति होने वाली नहीं है। 4 दिन हो गए हमें लगातार, ठीक है चर्चा लोग करना चाहते हैं करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर 4 दिन हमारे कुछ ज्यादा अच्छे नहीं बीते। क्योंकि यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। किसी के बेटे की नौकरी नहीं लगी तो उसको गुस्सा होता है, किसी की पढ़ नहीं पाया, डॉक्टर अम्बेडकर ने जब कहा था, उसका गुस्सा कुछ और होता है, निकालता कहीं और है। किसी का कहीं भाषण नहीं कराया, वो अपना गुस्सा निकालता है। किसी को कहीं पार्टी में नहीं लिया, पार्टी में अभी यहाँ दिल्ली का एक केस है, दिल्ली में एक व्यक्ति को जो यहाँ दिल्ली में मंत्री रहा था, फिर उसको उसकी गलती की वजह से मंत्री पद से निकाल दिया। उसके बाद जब उसे दोबारा वो BSP में आया, अब BSP में पार्टी में जाओगे तो पैसा लेते हैं वो तो उसके साथियों ने कहा अरे तू BSP में तो जा रहा है पर पैसे मत देना। वो पैसे नहीं देते तो निकाल देते हैं, वो तो उनका तो पार्टी का रूल है। तो खराब है पार्टी। अरे भाई जब तुम पार्टी में जाओगे उसके क्रीम खाओगे तो भैया पैसा तो देना पड़ेगा, उनका तो नियम है, फिर काय बुरा बोलते हो? तो बहुत सारी बातें व्यक्ति की इंडिविजुअल हैं और इंडिविजुअल बातों को नहीं बताते लोग कि यहाँ क्या है, और वो उनके लपेटे में आ जाते हैं। उनका
सिस्टम इतना बढ़िया है कि वो हमारे एक एक आदमी के मनोविज्ञान को जानते हैं और उस मनोविज्ञान का फायदा उठा के अच्छी चाल चलते हैं। अच्छी अच्छी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि समन संघी 4 दिन से हल्का पड़ा है। मतलब औरों की तो हम क्या उम्मीद कर रहे हैं, औरों को तो हम ये मानते हैं कि बेवकूफ ही है, पर समर संघ तो एनालिसिस करने में बड़ा माहिर है। 4 दिन तो हमें लग गए यहाँ, अभी तक हम उससे उभर नहीं पाए हैं, तो चाल अच्छी है उनकी। तो इस चाल को काउंटर करने का मंत्र बताया कि इस चाल को काउंटर करने का मंत्र क्या है। इस चाल को काउंटर करने का मंत्र यह है कि हम किसी भी हालत में देने वाले नहीं है। 74 साल से भी देने वाले नहीं है। 74 साल से पहले जो अंग्रेजों की सरकार थी उसमें भी हम देने वाले नहीं है। उससे पहले जो मुगलों की सरकार थी उसमें भी देने वाले नहीं थे। हम देने वाले थे अशोक के समय। अशोक के काफी बाद तक रहे, 1000-1200 साल तक रहे। अभी 600-700 साल तक ही तो ऐसा हुआ है कि हम रिसीवर रहे हैं, लेने वाले नहीं। तो देने वाले की इच्छा है कि वो देना चाहता है, झगड़ा लगाना चाहता नहीं चाहता है, तो वहां फोकस करना है हमें कि भाई हम बांटने वाले हैं ही नहीं। तुम आपस में तुम लड़ते रहो, बेकार की बात है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। हमसे तुम तब लड़ना जब देने वाले हम हो और हम ना दें। हम तो सिफारिश करते हैं कि जितने लोग हैं, ये है ही कितनी सी नौकरी, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, सबको मिल जाए। इस बात को हमें लोगों तक पहुंचाना है कि भाई हम किसी भी हालत में लेने वाले देने वाले नहीं हैं। आज भी जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो देने वाली हैं। आज भी जो स्टेटों में गवर्नमेंट बैठी हुई है वो देने वाली हैं। अब वो नहीं दे रही हैं या गवर्नमेंट नहीं दे रही है, और गवर्नमेंट के अधीन जुडिशरी होती है। अगर जुडिशरी नहीं कोई बात मानती है तो गवर्नमेंट बैठी हुई है, वो उसको रोक सकती है, संविधान में प्रावधान है। वो इम्पीचमेंट भी लेके आ सकती है कि जजमेंट फालतू आ रहे हैं, पर वो सब एक है। इस बात को कितनी बार जूता खाने के बाद समझ में आएगी हमें। हमें कब समझ में आएगी कि ये सारा सिस्टम एक है, अलग अलग नहीं है। इस पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। और इसका इलाज भी हमें पता है कि भाई हमको इकट्ठा ही होना पड़ेगा। और इकट्ठे होने की दिक्कत आ रही है। इकट्ठे होने की दिक्कत क्या आ रही है कि हमने बहुत सारा देखा, काम भी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि व्यक्ति बड़ा नहीं सोच रहे हैं। व्यक्ति बहुत छोटा सोचते हैं, छोटे छोटे ग्रुपों में टूटे पड़े हैं। मतलब उनकी सोच सिर्फ इतनी है कि मेरे को माइक नहीं मिला, मेरा को ऐसा कह दिया, मेरे को पीछे बैठा दिया, मेरे को आगे बैठा दिया, मैं इसकी बात क्यों मानूं, चाहे बेशक सही है तो ये बड़ा हो जाएगा। मैं इसकी बात क्यों मानूं, या ये मेरी बात माने तो मैं बड़ा हो जाऊं, या मेरा चंदा नहीं मिल रहा है, या मेरा पद छोटा मिला है, मेरा पद बड़ा मिला है, या बहुत ज्यादा ये है कि ये मेरा मत नहीं है, ये उसका मत है, या बहुत ज्यादा मेरी पार्टी का नहीं है उसका। ये रीजन सारे सारे हमने निकाल लिए हैं और उसी आधार पे हम बढ़ रहे हैं। तो दरअसल क्या है कि हमारे कटके सर इमोशनल हो जाते हैं बहुत ज्यादा। और जब डॉक्टर अम्बेडकर का इशू आता है तो वो हैवी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मेहनत की है, सब कुछ किया है, आंखों के सामने बर्बाद होता है। तो कई बार क्या होता है कि क्षोभ आता है, गुस्सा आता है, क्या करें क्या नहीं करें। पर पॉलिसी हमारी यही है कि हम सिर्फ एक ही बात पे रहेंगे कि देने वाले हम नहीं हैं। हमसे शिकायत जब करो जब हम देने वाले हों। दूसरी बात यह है कि हमको और सबको जबरदस्ती लपेटा जा रहा है। जब इशू नहीं है एससी का तो एससी का इशू आ जाता है, जब इशू नहीं है क्रीम लेयर का तो जबरदस्ती क्रीम लेयर का जाता है। तो देने वाले की मनसा समझ लो भाई, क्या है क्या नहीं है, और फिर आगे बात करो। तो इन बातों को हमने जान लिया है और हमको अब ताकत लगा के और तेजी से जोड़ने जोड़ने का काम करना चाहिए। ये इशू सॉल्व नहीं होगा। अभी रिव्यू पिटीशन डाली है, फिर वो अटकेगी। जो पार्लियामेंट है वो कह देगी कि कोर्ट में मैटर में रिव्यू पिटीशन पड़ गई है, इसलिए पार्लियामेंट कुछ नहीं करेगी। वो कह देते हैं, गवर्नमेंट कह देती है जुडिशरी का मामला है, और वो रिव्यू पिटीशन गई हुई है। आप रिव्यू पिटीशन 6 महीने में डिसाइड होगी, 6 साल में 60 होगी, 60 साल में होगी, नहीं पता। इस बीच जजमेंट को स्टे नहीं करेंगे वो लोग, तो जहां जहां उनको फायदा उठाना होगा वो उसको फायदा उठा लेंगे। जहां जहां उनको वोटें लेनी होंगी वोटें ले लेंगे। गवर्नमेंट सीधे सीधे झगड़े में नहीं पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट बड़े तबके को नहीं छोड़ना चाहती। बड़े तबके का मतलब है कि जिनकी ज्यादा वोट होती हैं उनके अगेंस्ट में नहीं जाती। वैसे तो गवर्नमेंट छोटे वालों के अगेंस्ट में नहीं जाती, इसलिए वो लटका के रखेंगे। उधर जो जिनके फायदे होंगे स्टेटों में करते रहेंगे। पर हम क्या करेंगे? आप 21 तारीख को एक आंदोलन कर लोगे जिसका ये पता नहीं है कि कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये भी नहीं पता अभी तक किसी को। और आंदोलन की कोई रूपरेखा नहीं है, और आंदोलन करोगे किस लिए, किसके अगेंस्ट में करोगे? आपका 15% इंटैक्ट है।
आप कहीं भी जनरलाइज कर लो कि भाई 15% आपका इंटैक्ट है, और फिर वो ये भी कहते हैं कि आपके काशीराम कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और ये बात ठीक है। जब आप बमड़ों से कहते हो कि भाई सारी जो हिस्सेदारी है मिलनी चाहिए, तो बाकी अपने लिए लागू नहीं करोगे क्या? तो आपको कहना पड़ेगा। पर अगर हिस्सेदारी बटेगी, कोई दिक्कत नहीं है कि जिसको जितना मिलता है मिल जाए, पर इसका बहुत बड़ा नुकसान ये होने वाला है कि जो कास्ट को खत्म करके और एक शेड्यूल बनाया गया था, और फिर धीरे धीरे करके हम सबड़ बन रहे हैं, बहुजन बन रहे हैं, मूल्यवासी बन रहे हैं, और बहुत तेजी से उस तरफ बढ़ रहे हैं। जब वो पिटारा खोलेंगे तो वो उसके टुकड़े करेंगे। हमको नौकरी देने के लिए टुकड़े नहीं करेंगे, नौकरी तो है नहीं, पर कास्ट सिस्टम दोबारा से 6743 जातियों में बुलंद हो जाएगा। हमारे बेवकूफ लड़के ग्रेट चमार, ग्रेट वाल्मीकि और ग्रेट खटीक और ग्रेट पासी करते रहते हैं, उसी से नुकसान हो रहा है। अब ऑफिशियली खुल जाएगा पिटारा, सब लोग अपने अपनी दावा लगाएंगे, हमारी 3% है, हमारी 4% है। शेड्यूल कास्ट का तो डाटा है, शेड्यूल कास्ट के डाटा है, बाकी ओबीसी का डाटा नहीं है। ओबीसी का डाटा वो रोकना चाहते हैं। बहुत लंबी लंबी पॉलिसी है, बहुत लंबी लंबी बातें हैं, बहुत बातें समझ में आती भी हैं, बहुत बातें समझ भी रहे हैं। पर एक बात समझ लें कि सब लोगों को लोग चाहिए, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो उसको भी लोग चाहिए, बहुमत चाहिए, चाहे एससी हैं जितने उन्हें भी बहुमत चाहिए, चाहे ओबीसी उन्हें भी बहुमत चाहिए, चाहे समण है उन्हें भी बहुमत चाहिए, चाहे वमन है उन्हें भी बहुमत चाहिए, लोग सबको चाहिए। तो लोग ही इकट्ठे करने का काम करना है कि हमारे लोग बिखरे नहीं और टूटे नहीं। इन इश्यूज को अब भूल जाना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा समझ में आ जाएगा, पर अगर हम इकट्ठे हो गए तो इसको सबको ठीक कर लेंगे। और अगर हम इकट्ठे नहीं हुए तो वन डे आंदोलन होगा 21 तारीख को, और वो कैसा भी आंदोलन हो उसके परिणाम नहीं आने वाले, क्योंकि आपके आंदोलनों का रिकॉग्निशन नहीं है, आपके इकट्ठे होने की रिकॉग्निशन नहीं है। हमने कई बार आंदोलन किए हैं, और हम ही आंदोलन करते हैं सड़कों पे आके, ना तो बमड़ करता है, ना वैश्य करता है, ना कोई ठाकुर करता है, ना कोई सिख करता है, ना कोई मुसलमान करता है, ना ही कोई ईसाई करता है, ना कोई व्यापारी करता है। सड़कों पे हम ही दिखाई देते हैं, हर महीने में 3-4 बार हम ही दिखाई देते हैं। हमारे आंदोलनों की रिकॉग्निशन नहीं है, उनकी पहचान नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि हम टुकड़ों में टूटे पड़े हैं। जब तक ये आवाज नहीं जाएगी आंदोलन से पहले कि हम सब इकट्ठे हो गए हैं और अब हमारे अंदर कोई क्लेश नहीं है, तब तक हमारे आंदोलनों में सिर्फ पैसा बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा, और हर आंदोलन हमको नुकसान देके जाएगा। आज तक की हिस्ट्री है कि किसी भी आंदोलन से हमको कोई फायदा नहीं हुआ है, सिवाय एक से, जो हमने 2 अप्रैल 18 को किया था। और ये आंदोलन अगर फेल हो गया तो 2 अप्रैल 18 की हवा खराब हो जाएगी, फिर उसका भी फायदा खत्म हो जाएगा, उसका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम जैसे हैं, तटस्थ हैं, जिसको बोलते हैं कि नॉन अलाइन वाली है, वैसी पोजीशन रहेगी। और कोई हमसे ये प्रश्न पूछता भी है कि हमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो इमोशंस में आके कहा जा सकता है, पर हम सिर्फ यही कहेंगे कि सारे समण हमारे हैं, और हम सारे समणों के साथ हैं, और देने वाले हम नहीं हैं। और जो देने वाला होता है उससे पूछो कि वो कैसे दे रहा है और क्यों दे रहा है, हमसे मत पूछो आगे। जी आपने मुझे टाइम दिया 2 मिनट का। सर, जो मेरा अपना मानना है, जैसे हम लोग जो ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, और मैं उसका जो एज ए प्रेसिडेंट, और जो हमारे चतुर्वेदी जी हैं उसके सेक्रेटरी हैं, मेरा अपना मानना ये है कि ये जितनी भी जो प्रॉब्लम है, जो आज की जो सीनियर में जो चल रही है, ये सारी प्रॉब्लम निश्चित रूप से राजनीति से ही सॉल्व हो सकती है। यानी कि जो मास्टर बाबा साहब ने कहा था, जो मास्टर की है, सारी समस्याएं जो वहीं से सॉल्व हो सकती हैं। तो हमें निश्चित रूप से इकट्ठे होकर, और जब तक हम लोग पार्लियामेंट में अपनी विचारधारा के लोगों को नहीं पहुंचाएंगे, देखिए 1 मिनट का टाइम है, अगर हमारे लोग जो इकट्ठे हो जाए ना, जो 131 है, और वो कह देंगे अभी हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, या तो इस जजमेंट को खत्म कीजिए, इस पर कानून बनाइए, कानून बना के 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए, ताकि कोर्टों का कोई इंटरफेरेंस ही खत्म हो जाए। तो सर, मेरा अपना मानना ये, जैसा अभी मैं सुन रहा था कि भाई रिव्यू भी पड़ जाएगी, तो रिव्यू भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन यही है कि हमें इस तरह से जो अपने आंदोलन को या अपनी बात को इस तरह से उठाना पड़ेगा कि हमारे जितने भी लोग हैं उन पे दबाव बनाया जाए कि वो इस तरह से इसको जो लें कि ये कोर्ट का जो झंझट ही खत्म हो जाए। कोई कोर्ट जो ये करे ही नहीं, जो मतलब जैसे 2 अप्रैल वाला जो हमारा आंदोलन था, 2 अप्रैल में, चूंकि तब भी सुप्रीम कोर्ट ने वो जो हमारे SC/ST एक्ट में जो इंटरफेयर किया था, 2 अप्रैल को हम दुष्यंत सर, जी सर। दुष्यंत सर, ये जब मैं SC/ST
क्या दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष था SC/ST एसोसिएशन का, जो सरकारी कर्मचारियों का था, कन्फेडरेशन। जी सर। तो उसमें 20 साल से एक पर्चे में एक डिमांड पड़ी हुई है कि भैया इसका जो आरक्षण है इसका कानून बना दो, जी जी जी। लॉ बना दो, और जो लोग कानून को ना पालन करें, जो आरक्षण का ना दें, या जो आरक्षण का पालन ना करें, पूरा ना दें, उनको सजा होनी चाहिए। भाई जब नियम बनाया है आपने, तो फिर नियम के, और जब पार्लियामेंट का नियम है, संविधान में है, तो इसका एक्ट भी बनना चाहिए, और जब इसका एक्ट बने उसका पालन करे, पालन ना करे तो सजा बने। पर देखो 74 साल हो गए आज तक। सर मैं वही तो कहना चाह रहा था कि नहीं, जो समस्या, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि अभी आपने एक सेंटेंस बोला कि पार्लियामेंट इसका सोल्यूशन है और दबाव बनाना चाहिए। अच्छा, जब SC/ST की बात होगी तो फिर SC/ST के लोग ही आते हैं, OBC के तो आएंगे नहीं आता और सर, कोई नहीं आता। नहीं, अब पूरा सुनिए। हम तो क्योंकि अब तो हम देखो मरने वाले हैं, दाढ़ी मूंछ वो सब सफेद हो गई हैं, और अब शरीर में इतना दम ही नहीं है। आप सर खूब जिएंगे, कोई बात हाँ, नहीं। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो सीन चल रहा है। क्योंकि अभी क्या है, SC के 2 टुकड़े हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 21 को नहीं आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 21 को आना है, तो हमारे टुकड़े हो रहे हैं। उधर SC/ST फिर OBC के नाम से हो रहे हैं, क्योंकि जब उनको क्रीमी लेयर दे दिया तो वो अपने आप को रिजर्व नहीं मानते। वो लोग हमारे ऑफिसों में हमारे अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई हम तो एक बार आगे, उसके बाद हमारा क्या लेन देना, हम क्यों रिजर्व क्यों बनेंगे। तो बेसिकली क्या है कि पार्लियामेंट पे दबाव डालने के लिए पहले भी ये पार्लियामेंट के जो MP हैं, जो ये क्या बोलते हैं, SC/ST पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसके लोगों को बुलाते थे, उनकी दावत वगैरह करते थे, उनसे कहते थे कि आप पार्लियामेंट में ये बात उठाओ। अच्छा, उनके घर जाओ, वहां जाके जैसे दरवाजे पे कुत्ता खड़ा होता है वैसे करके खड़े रहो, फिर घंटे बजाओ, कह रहे साहब आए नहीं, साहब गए नहीं। वहां 10-10 आदमी का डेलीगेशन खड़ा रहता है कुत्ते की तरह। और वहां जो दरबान होते हैं, जो उनके लोग होते हैं, वो सारे के सारे बमड़ होते हैं, क्योंकि हर एक हमारे आदमी के पर्सनल ऑफिस के अंदर बमड़ों का कब्जा होता है, अब से नहीं पहले से ही है, पूरा कब्जा है। तो वो कुत्तों की तरह ट्रीट करते हैं। वहां साहब भी आते हैं तो साहब को रेस्पेक्ट देना पड़ता है। वो मतलब वो ऐसे नहीं मिलते कि भाई सोसाइटी के लोग आए हैं, वो ऐसे मिलते हैं कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग रुकवाने फुकवाने कोई काम वाम बताएंगे, इनका कुछ होगा, उनका कुछ काम हो तो चाय वा जरूर पिला देते हैं। चाय बिस्कुट तो क्योंकि वो फ्री का मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो उसे पिला देते हैं। अच्छा, तो उनको पहले इकट्ठा करो, फिर होटल बुक कराओ, फिर उनको बुलाओ, फिर उनके चाय नाश्ता कराओ, फिर उनको अपनी बात रखो, तो वो उनका कोई टेस्ट भी नहीं होता, क्योंकि वो इस इशू में तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, उनको पेपर दो, फोटो स्टेट करा के सबको जो मोटी मोटी गड्डियां हैं वो दो, उसके बाद में एक आध कोई उठाए, उसके बाद कोई सुनता नहीं, क्योंकि उसके लिए लॉबिंग होती है, उसके लिए आपके पीछे मास होना चाहिए, उसके पीछे आपके पीछे करोड़ों लोग होने चाहिए। तो दबाव बनाने के लिए बहुत सारे यहाँ दिल्ली में जो नेता टाइप के लोग हैं, वो दबाव बनाने के लिए ये सब काम करते रहते हैं, हम उनको देखते रहते थे। पर दबाव नहीं बनता सर ऐसे। दबाव जब बनता है जब आप घर से बाहर ना निकलो, आप अपने घर में जम के बैठो और आप सिर्फ एक फोन करो कि भाई ये जो जजमेंट आई है जरा इसको देखना। आप समझ रहे हो, आप घर से बाहर नहीं निकलना, आपने सिर्फ एक फोन करना है कि जरा देखना ये जजमेंट कैसी आई है, और उसके बाद आपको 10 मिनट बाद फोन आए कि हाँ गलती से ये हो गई है, हम इसको बोल रहे हैं कि इसको वो रिव्यू करेंगे, खुद ही रिव्यू करेंगे, इसको ठीक करेंगे। ये बात कब होती है? ये बात जब होती है जब आप सिखों की तरह परमानेंट इकट्ठे हों। ये बात जब होती है जब शाहरुख खान का बेटा, और जब उसको उस पर एलिगेशन लगता है, उसका जो नशे वसे का लगता है, पर शाहरुख खान घर से बाहर नहीं निकलता। $770 मिलियन का मालिक है, और उसकी अरब कंट्रियों का एम्बेसडर है वो, और उसका वो जाके हाथ पे नहीं जोड़ता, उसके फोन आते हैं, वो कहता जरा मेरे बेटे को देखना। और लोग, और जब पिक्चर में डायलॉग आता है उसमें कहता है कि बेटे को हाथ से छूने से पहले बाप से बात कर। आई थी ना पिक्चर जवान, उसमें डायलॉग क्यों है वो। आपको अपनी हैसियत वो बनानी है कि पहली बात तो आपकी तरफ कोई निगाह उठा के देखे ना, और गलती से कोई आपके अगेंस्ट में जजमेंट दे जाए तो सिर्फ आपको ये पूछना, देखना जरा ये जजमेंट कैसी है। इस हैसियत को बताने के लिए आपको सड़कों पर नहीं आना है, आपको इकट्ठे होना है, और इकट्ठे होने के लिए सड़कों पर आने की जरूरत नहीं है। आप देख लो कि जो आप वकीलों को इकट्ठा कर रहे हो, ये वकील पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग होते ना दिल्ली में। अभी सत्य प्रकाश अलग चलते हैं, आप अलग हो, उसके बाद में वो भानु प्रताप अलग हैं, उसके बाद में वो जो BSP के नेता हैं वो नाराज होकर चले गए। यहाँ से मेरे मित्र रहे हैं वो जो खड़े हुए थे उसे साउथ दिल्ली से MP के लिए BSP में, मैं नाम भूल गया उनका, क्या था गौतम साहब। हाँ गौतम नाम था, वो अलग हैं।
इसके अलावा और भी कई लोग हैं जो अलग, एक वो IR सिंह हैं, वो महीने में 3 कार्यक्रम लगाते हैं, लोगों से कहते हैं तू लड्डू दे दियो, तू पकौड़े दे देना, तू दे देना। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि स्थिति कितनी खराब है, और उस स्थिति को ठीक करने के लिए समन सिंह पूरी तरह से कड़वा बोलता है। हम तो देखो, हमारे तो ये चतुर्थी हैं, ये हम तो खूब बोलते थे, ये हम ही पे बिल लगा रहे, कह रहे यहाँ तो एक ही आदमी बोलता है, एक ही आदमी चलती है। अरे भाई, जो केड़ा बोलता है उसको लगता है ऐसा है, पर यहाँ आदि पैदा नहीं करे या संघ पैदा करे, और हो गया खैर संघ पैदा, पुरान निकल आया, वो अलग बात है। तो आपसे ये निवेदन है सर कि अब आप जो क्या बोलते हैं, संघ में पूरी तरह से अपनी सेवा देने के लिए कमर कस लो सर, अगर कुछ प्राप्त करना, वरना मुश्किल हो जाएगा। नहीं सर, प्राप्त तो जैसे अभी आपने कहा, हम देने वाले तो है ही नहीं, ठीक है ना। हमें तो ऐसी स्थिति पैदा करनी है कि ताकि अपने जीवन काल में कुछ देने वाले बन जाए, और देने वाले, मैं आपकी 1 मिनट, अब मेरी बात सुन लो। देने वाले हम तभी बन सकते हैं, हम इकट्ठा रहें, और इकट्ठा रह के निश्चित रूप से जो सोच हमारी पार्लियामेंट और विधानसभा में पहुंचने की हो, क्योंकि जब तक हम लोग, सारा जो सॉल्यूशन है वो राजनीति से ही होगा, और मैं नहीं समझता कि कोई दूसरा रास्ता हो सकता है। जैसा अभी आपने कहा, ताकतवर जब ही तो हम बनेंगे, क्योंकि मास्टर की तो वही है। अगर हम मास्टर की को प्राप्त करने के लिए उसी दिशा में काम करें। आप मुझे एक बात बताओ, एक मिनट में बात सुनिए। अल्टीमेटली आप जहां आ रहे हो ना सर, आप ये कहते हो कि हमें मास्टर की का मतलब है, क्योंकि मैं जहां तक समझ रहा हूँ आपकी बात, आप ये कहना चाहते हो कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए, हमारी सरकार होनी चाहिए, ऐसा कह रहे हो आप? नहीं, हमारे समझ के ही होने चाहिए ना, हमारी विचारधारा के लोग होने चाहिए। तो आप ये कह रहे हो कि हमारे जब जैसा आप कह रहे हैं, हम लोग इकट्ठे रहे, जब हम इकट्ठे रहेंगे तो हाँ, इकट्ठे होने का कोई ना कोई उद्देश्य सर, जब तक हम कोई उद्देश्य नहीं लेंगे, हमारा उद्देश्य। आप मुझे एक बात बताओ चौधरी साहब, जब आप संख्या में ज्यादा इकट्ठे हो जाओगे तो MP क्या उनके बनेंगे? हाँ, हमें, मेरा भी मतलब वही है कि हमें इकट्ठे होने आप एक बात बताओ कि हमारे लोग, जब हम ये कहते हैं ना कि भाई राजनीति मास्टर की है, तो मास्टर की को लेने के लिए बहुत सारे मास्टर आ जाते हैं, बहुत सारी पार्टियां बन जाती हैं। क्यों भाई, पहले मास्टर की को कब्जे में कर लो। आप मास्टर की को छोड़ दो, आप ये कहो भैया लोगों को इकट्ठा करना है। आप ये बताओ कि लोगों को इकट्ठा करोगे तो कौन सी चीज आपके लिए होगी? क्या धर्म नहीं होगा? तो उसका सर कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा ना, बिना उद्देश्य के तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। उद्देश्य, संघ के उद्देश्य बड़े होते हैं। संघ का उद्देश्य कोई खाली राजनीति नहीं होता। संघ का उद्देश्य होता है श्रमणों को सुख देना, श्रमणों को सुविधा देना, श्रमणों की सुरक्षा करना और श्रमणों का विकास करना। ये इसमें बताओ, इसमें सब चीज नहीं आ गई क्या? हाँ, निश्चित रूप से आ गई, बिल्कुल सही बात है। अब इसको अगले से आप कहोगे कि हम तो धर्म में आगे बढ़ेंगे, हम तो राजनीति में आगे बढ़ेंगे, हम तो बैंक से आगे बढ़ेंगे, हम तो व्यापार आगे करेंगे, तो अलग अलग कहने की क्या जरूरत है? अलग अलग कहने की जरूरत है। जिसको जिस फील्ड में जाना जाओ। अगर आप राजनीति करना चाहते हो और आप संघ में तो खुला हुआ है ना कि संघ राजनीति में नहीं जाएगा, पर दुष्यंत चौधरी जा सकते हैं। सहयोग तो करेगा ना। हमारा मतलब कहने का मेरा यहाँ ये कि जो जहां जैसे, अब जैसे आपकी भावना को मैं समझ गया कि हमारा ये कि जो भी हमारा संघ का व्यक्ति है, जो जहां भी जाना चाहता है, हमें उसको बूस्ट करना है, हमें उसको ताकत। देखो दुष्यंत चौधरी सर, आप कोई भी काम उठाओ, आप व्यापार भी करोगे तो भी आपको ग्राहक तो चाहिए ना। ग्राहक चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग तो आपको हर काम में चाहिए, चाहे आप जुडिशरी में जाओ, चाहे आप कुछ भी करें, सही बात, चाहे आप उसमें चुनाव में जाओ, चाहे आप धर्म के काम में जाओ, चाहे व्यापार के काम में जाओ, चाहे गाने बजाने के काम में जाओ, चाहे नाचने कूदने के काम में जाओ, बिना लोगों के क्या करोगे आप? नहीं कर पाएंगे। तो पहले लोगों को इकट्ठा कर ले सर। सुधीर सर, सही बात है, मैं आपकी पूरी तरह से साथ हूँ सर। हर तरह मेरे साथ मत हो सर, संघ के साथ हो जाओ। मैं तो आपको जबरदस्ती साथ ले आऊंगा, आप मेरे बुलेंस रखे हो, वो तो मैं आपको वैसे रिक्वेस्ट करके ले आऊंगा, पर आप संघ के साथ आओ, मेरे साथ मत आओ सर। संघ के साथ